भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने 21,083 करोड़ रुपीस के टारगेट को टच किया है, जो कि डॉलर्स में हो जाता है लगभग 2.63 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर आप इसे पिछले फिस्कल ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसकी तुलना में इस वर्ष 32.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस आंकड़े से भी पता लगता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 वर्षों में 31 गुना ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया गया कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस पीएसयूज दोनों शामिल हैं, तो इनके द्वारा अभी तक के सबसे हाईएस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट को अचीव करने में निरंतर प्रयास किए गए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का 60% और डीपीएसयूज का 40% का योगदान रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस इशू किए गए तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी बढ़ी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1414 थी, तो उसी की संख्या 1507 तक बढ़ी है। और जबकि रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को भी मेंशन किया गया कि 2004-05 से लेकर 2013-14 टाइम पीरियड की तुलना में 2014-15 से लेकर 2023-24 के टाइम पीरियड में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 21 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉलर इकोनॉमीज, स्मॉलर नेशंस की डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितना बड़ा योगदान दे रही हैं और कैसे उन्हें एम्पावर कर रही है, तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने एक बार फिर से अपनी चिंदी हरकत दिखाई है, जिसके तहत शनिवार को चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की 30 से अधिक जगहों के नाम बदलने वाली लिस्ट जारी करी और ये इस तरह की चौथी लिस्ट है। और इस लिस्ट के साथ चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियाद दावा किया है। तो चीन की इसी चिंदी हरकत पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मामले पर यह कहा कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या ऐसा करने से वो घर मेरा हो जाएगा। यानी कि बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन द्वारा नाम बदलने वाली हरकतों का कोई भी प्रभाव रियलिटी पर नहीं पड़ने वाला है और अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बाकी इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनने वाले मामले पर एक क्वेरी का आंसर करते हुए भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी खुद की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित शामिल हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एचएएल ने 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट गुयाना डिफेंस फोर्सेस को डिलीवर कर दिए हैं और इस डिलीवरी के बारे में जानकारी गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी गई है। और एचएएल के 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट की मदद से यहाँ पे लाए गए थे। और बाकी तो आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे अभी हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति ने बीबीसी इंटरव्यू के दौरान वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया था। आज आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने सुखोई Su-30 MKI फाइटर से शॉटी कंडक्ट करी थी और फिर इस शॉटी के बाद वियॉन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई। जैसे कि इस इंटरव्यू के दौरान वियॉन के प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर सिद्धांत सिबल द्वारा तेजस को लेकर पूछे गए क्वेरी के आंसर में इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से बताया गया कि कई सारे देश हैं, कई सारी एयरफोर्सेस हैं जिन्होंने भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है और ये एक स्मॉल और पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और जबकि तेजस के पहले क्रैश को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया कि इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी चल रही है और इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और एक बार इंक्वायरी पूरी होने के बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। वहीं इसके अलावा अरेबियन सी पर पायरेसी वाले इश्यूज पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में एयरफोर्स चीफ का कहना था कि जब भी इंडियन नेवी की तरफ से मिशन के लिए बुलाया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स हमेशा वहां मौजूद रहेगी। इसके अलावा एयरफोर्स चीफ की तरफ से भी बताया गया कि कैसे अमेरिकन एयरफोर्स के साथ हमारी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ रही है और अमेरिका के साथ बहुत आसानी से ऑपरेट करने का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई लेवल पर पहुंच गया। रही बात रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स की सप्लाईज और रिपेयर की, तो इस पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि रशिया से कुछ स्पेस पर हम अभी भी निर्भर हैं, लेकिन हमारी सप्लाईज पर इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है और इसके बारे में कोई चिंतित होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, उनका कहना था कि इस कॉन्फ्लिक्ट से हमने सबक जरूर लिया है कि हमें हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, अपनी एयर सुप्रीमेसी को मेंटेन करने की जरूरत है और एयर डिफेंस मेजर्स उठाने की भी जरूरत है। बाकी हमारे कुछ एसेट्स को सस्टेन रखने के लिए रशियन इंडस्ट्रीज के साथ जो टाइज हैं वो लंबे समय तक बने रहेंगे। बाकी नॉर्दर्न बॉर्डर और 2 फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी तरह की सिचुएशन का पर्याप्त तरीके से जवाब दे सकती है और हम किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। बाकी भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहे डेवलपमेंट्स पर करीब से नजर बना के रखी हुई है और रीजनल सिक्योरिटी के लिए हम फ्रेंडली एयरफोर्सेस के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। और खैर, बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो squadron.in पे जाकर नई डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें। बाकी PKMKB वाला जो कूपन कोड है वो अभी भी एक्टिव है, तो उसका इस्तेमाल करके आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं।
एचएएल ने सर रोहित सर, क्या ड्रीम 11 पे विनर्स रियल होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये विनोद चौहान जी यहाँ पर हवा खाने नहीं बैठे, ड्रीम 11 पे सही टीम बनाकर जीत कर आए हैं। मैं विनोद चौहान पिछले साल मुंबई हैदराबाद के मैच में 3.5 करोड़ रुपए जीता हूँ। तो आप भी जीतिए रियल में। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 में अपने ऑपरेशन से अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि है लगभग 29,810 करोड़ रुपीस, जबकि इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में यही आंकड़ा 26,928 करोड़ रुपीस था। और एचएएल ने ये ग्रोथ एक ऐसे समय पर अचीव करी है जब एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते जो सप्लाई चेन वाले चैलेंजेस थे वो काफी बड़े थे, लेकिन बावजूद इसके एचएएल ने अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव किया और 31 मार्च 2024 तक एचएएल की जो ऑर्डर बुक है वो 94,000 करोड़ रुपीस तक पहुंची। और जबकि 2024-25 के दौरान एचएएल को कुछ और एडिशनल मेजर ऑर्डर्स मिलने की भी उम्मीद है। और जबकि इसी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल ने भी इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान 19,700 करोड़ रुपीस तक के एक रिकॉर्ड टर्नओवर को अचीव किया। और बीईएल का जो एक्सपोर्ट है तो 92.98 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल्स के साथ 92% तक बढ़ा है। और बीईएल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है वो 407 मिलियन यूएस डॉलर्स की है, जबकि टोटल ऑर्डर बुक 76,000 करोड़ रुपीस की है। वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप में से ऐसे कितने जिन्होंने एचएएल, बीईएल इन डिफेंस पीएसयूज के शेयर्स आज से करीब 3 साल पहले खरीदे। अगर उन्होंने खरीदे हैं तो फिर तो वो आज खुश तो बहुत होंगे। बाकी भारत की स्टेट ओन म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान अपने ऑपरेशन से 7,126 करोड़ रुपीस तक के रेवेन्यू को रजिस्टर किया है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की रेवेन्यू ग्रोथ 54% है। और बाकी इस तरह की ग्रोथ देखकर ये तो कहना गलत नहीं होगा कि भारत के डिफेंस सेक्टर में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि फरवरी महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स तो इस तरह के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र की लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं। और ये ई मैगजीन फर्स्ट 100 बायर्स के लिए मात्र 11 रुपये में उपलब्ध है। और ये ई मैगजीन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डिफेंस स्क्वाड दोनों ही जगह पर उपलब्ध है। बाकी डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन पर अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको ये ई मैगजीन अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है।